हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसे हम कहते हैं रक्त। अब बात आती है रक्त है कहाँ, तो मानव शरीर में हम आपको पढ़ा रहे थे जैविक प्रक्रम में हम आपको बता रहे थे कि रुधिर परिवहन तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इन ह्यूमन, मानव में जो है विभिन्न पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में, जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, दवाई खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, वो सब किस प्रकार हमारे शरीर में परिवहित होते हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कैसे होता है। सपोज दैट हमारे इस उंगली में यहाँ पर हाथ में दर्द हो रहा हो, हम टेबलेट मुंह में लेते हैं, फिर इसकी पेन बंद हो जाती, यानी वो औषध यहाँ पर आई होगी, तो ले जाने का काम कौन करता है? तो जो ले जाने का काम करता है यानी जो ले जाना लाना ये जो होते हैं यही होता है परिवहन तंत्र। आइए चलते हैं, विदो समस्या क्या है। तो मानव में रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो देखेंगे मानव में क्या होगा। मानव के शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक अंग से दूसरे अंगों तक ले जाने में जिन अंगों का समूह यानी विभिन्न अंगों का समूह, कोई एक अंग नहीं बहुत सारे अंग लेकर सहयोग करते होंगे, अंगों का जो समूह होता है जो भाग ले रहा है, जो अंगों का भाग ले रहा है समूह, उस अंग समूह को यानी जो अंग का समूह बनकर तैयार हो जाएगा उसी को रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी हम कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो यानी हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन मतलब मानव में परिवहन तंत्र क्या है उसको समझेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मानव में परिवहन तंत्र। अब बात आती है कि रक्त परिवहन तंत्र जो मानव में है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट अंग है आपका रक्त। रक्त भाग लेता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। दूसरा होता है हृदय। हृदय क्या करता है? पंप करने का काम करता है इस रक्त को। और रक्त वाहिनियाँ या रक्त नलिकाएं, नलिकाएं जो होती हैं वो रक्त इसमें प्रवाहित होता है, यानी ये मिलकर क्या करते हैं? रक्त परिवहन तंत्र का कार्य करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको सबसे पहले रक्त यानी रक्त को विधिवत समझ लेते हैं। आइए चलते हैं रक्त क्यों यानी ब्लड। तो पहली हेडिंग है आपकी रक्त। रक्त यानी रुधिर, रुधिर यानी ब्लड। तो आप कहेंगे रक्त यानी ब्लड जो होता है यानी रुधिर, रक्त लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक है। पहली बात तो समझनी होगी ये अंग नहीं एक ऊतक है। ऊतक जो होते कई सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये तरल संयोजी ऊतक है। और ये खूबसूरत बात ये है कि ये तरल संयोजी ऊतक है, मतलब ऊतक जो होते जैसे ये हमारा ये मांस है तो इसमें मांस यानी मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर टिश्यू है, ये मांसपेशियों का बना हुआ है। मांस जो है ऊतक बना है, सब ठोस होते हैं। यही मात्र हमारे शरीर में एक ऊतक उपस्थित है जो तरल है यानी लिक्विड फॉर्म में है, द्रवस्था में है। तो वही देखो इसमें लिखा है तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर यानी मीजोडर्म से हुई है। अब बात आती है जब हमारा जो मानव शरीर में माता यानी मादा के शरीर में जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, जब एक शिशु गर्भ में पनप रहा होता उस समय 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होती हैं। उन 3 लेयर में जो मध्य वाली लेयर होती है मध्य जनन स्तर, ठीक है, उस मध्य जनन स्तर के द्वारा इस ब्लड का निर्माण होता। वही यहाँ पर लिखा है मीजोडर्म यानी मध्य जनन स्तर से हुई है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है या 7.3 7.5 भी हो सकता है, तो लगभग 7.4 बना रहता है। अतः यह एक क्षारीय होता है। 7 से अगर अधिक है पीएच मान तो क्षारीय होता है। और साथ में हम कहेंगे ये एक अपारदर्शी होता है यानी अपारदर्शी पदार्थ होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि रक्त किस तरह होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है, मध्य जनन स्तर से बना है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये एक क्षारीय एवं अपारदर्शी पदार्थ होता है। आगे चलेंगे। अब बात करते हैं कि मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है। तो मात्रा की अगर बात की जाए तो मानव के शरीर में रुधिर की मात्रा उसके भार यानी उसका जो वेट होगा उस वेट का 7 से 8% होती है। 7 से 8% होती है। यदि किसी मानव का शरीर का भार 70 किलो है मान लिया जाए, एक स्वस्थ मानव है, वयस्क है, 70 किलो वजन है, तो उसमें कम से कम 5 लीटर रुधिर होना चाहिए। 5 लीटर रुधिर लगभग होना चाहिए। आप देखेंगे कैसे, तो हम कहेंगे 70 किलो वजन है,
यहाँ पर बता देते हैं, हम कहेंगे 70 किलो वजन है और मल्टीप्लाई 7 इंटू 100, यानी 70 का 7%, और ये एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 7 की 7 से गुणा हो जाएगी, 7 सत्ती 49 हो जाएगा, और एक जीरो से भाग देंगे तो एक बार दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार देखो 4.9 लीटर आ रहा है, 4.9 लीटर। लेकिन 4.9 को जब बनाएंगे तो ये 5, ये लगभग क्या है, लगभग 5 लीटर है। तो इसीलिए हमने कहा कितना होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए, लगभग होना चाहिए 4 से 5 लीटर या लगभग 5 लीटर। लिखा है मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है, अतः एक वयस्क व्यक्ति का भार 70 किलोग्राम है तो उसमें लगभग 4 से 5 लीटर रुधिर होना चाहिए, यानी 4 से ऊपर होना चाहिए और 5 के समथिंग में होना चाहिए। तो इस तरह हम रुधिर की मात्रा भी शरीर में ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी का वजन 40 किलो है तो कैसे निकालेंगे, तो 40 का मल्टीप्लाई 7 से 7% निकाल लेंगे तो उस तरह आ जाएगा। तो इस तरह हम भार भी निकाल सकते हैं। अब जब आप भार समझ गए तो अब हम चलते हैं रुधिर के अनेक घटकों से मिलकर रुधिर। अब रुधिर जो है कौन कौन से घटक, कौन कौन इसके कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन घटकों से मिलकर बना है, तो पहला घटक हो जाएगा किन घटकों से मिलकर बना है, जो निम्नवत हैं। तो आइए चलते हैं, रुधिर के अनेक घटकों से मिलकर बना है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 कौन है, प्लाज्मा। पहला इसका घटक कौन होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा होता। दूसरा होती हैं रक्त कणिकाएं, जिसे हम कहते हैं ब्लड कार्पल्स। तो ब्लड कार्पल्स और साथ में प्लाज्मा, 2 घटकों से मिलकर रुधिर बना है। उन घटकों को भी हम विधिवत समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं प्लाज्मा की ओर। आइए चलते प्लाज्मा को समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। मतलब ये जो आपका प्लाज्मा है वो लगभग 55% होता है, और रक्त कणिकाओं की अगर बात की जाए तो लगभग 45% होती हैं, लगभग 45% होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं 55 से 60% तक होता है। अगर ये तो हम इसे कह देंगे ये 40 से 45% होता है। तो 55 से 60% भाग होता है, यानी सबसे अधिक क्या है, प्लाज्मा, और रुधिर कणिकाएं कुछ कम होती हैं, जिसमें 90% जल है। और इसमें 55% जो प्लाज्मा है, अगर प्लाज्मा को निकाला जाए तो उस प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल होता है, यानी वाटर होता है। और शेष जो 10% बचा उसमें भोज्य पदार्थ या विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ जो है जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो देखेंगे तथा 10% जटिल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यानी 10% होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। अब हम इन अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों को भी समझ, तो इसके हम कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ समझते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में जाइए, प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ में जाएंगे तो कार्बनिक का मतलब जो कार्बन से उपस्थित हो। तो विभिन्न भोज्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, उसमें आपने देखा होगा प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि ये सब होते हैं। तो ये सब उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हार्मोन्स, एंजाइम भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और फाइब्रिनोजन। तो इस प्रकार देखेंगे ये कुछ होते हैं जो, अब जैसे ये देखो थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड को रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जबकि फाइब्रिनोजन भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में। और हेपेरिन क्या करता है, हमारे शरीर में, अब जरा सोचो कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में फिर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता, ठीक है। तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर हम किसी भी तरह कट जाएं और हमारा ब्लड का स्राव बाहर निकलने लगे, तो जिसके कारण प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो ये एंजाइम होते हैं ये वायु से क्रिया करके थक्का बना देते हैं, जिसके कारण रुधिर जम जाता है, रुधिर का बहाव बंद हो जाता है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में रुधिर का थक्का क्यों नहीं बनता फिर, तो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसमें होता है कि हेपेरिन नामक एंजाइम होता है जो रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। कौन सा एंजाइम, हेपेरिन। तो वही देखो लिखा है हमने, क्या लिखा है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, जबकि हेपेरिन रक्त को थक्का होने से बचाता है आदि होते हैं।
आगे चलेंगे आकार्बनिक पदार्थ। आकार्बनिक पदार्थों में चलेंगे, अनेक आकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और साथ में विभिन्न प्रकार के फास्फेट भी होते हैं, कोलाइड होते हैं, सल्फेट होते हैं। यानी फास्फेट, कोलाइड, सल्फेट, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसी प्रकार कोलाइड, फास्फेट और सल्फेट होते हैं। साथ में बाइकार्बोनेट भी होते हैं, साथ में बाइकार्बोनेट भी होते हैं, बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट भी होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे। तो आपने पूरी रक्त की संरचना को समझ लिया है। उसमें हमने अभी आपको बताया है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद जो दूसरा टॉपिक आपका आता है इसी में, रक्त की संरचना में हमने प्लाज्मा बताया था और दूसरा बताया था रक्त कणिकाएं। तो आइए अब हम चलते हैं रक्त कणिकाओं को भी समझ लेते हैं कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, फिर रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पल्स कितने प्रकार की होती हैं और इनकी संरचना क्या होती है, उसका संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे। आइए चलते हैं, हम देखते हैं रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पल्स क्या होती हैं। रुधिर कणिकाएं, रुधिराण, रुधिर कणिकाओं को हम रुधिराण भी कहते हैं। रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाती हैं, 40 से 45% भाग बनाती हैं, या हम एक डिजिट में कहना चाहें तो कह सकते हैं 45% लगभग होती हैं। मानव में रुधिराण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन है, सबसे पहले इसमें देखेंगे लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं या फिर रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, और है श्वेत रुधिर कणिकाएं या हम डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तीसरी हो जाती है रुधिर प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिकाएं आप देखेंगे मानव रुधिर में रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती, तो हम कहेंगे 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु भी कहते हैं। और इस प्रकार लाल रुधिर कणिकाओं को हम शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी, और या फिर इन्हीं का नाम हो एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइड, और हम श्वेत रुधिर कणिकाओं को कहते हैं ल्यूकोसाइड, शॉर्ट में कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है रुधिर या ब्लड प्लेटलेट्स और जिन्हें हम कहते हैं थ्रम्बोसाइट। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की कणिकाएं हो जाएंगी। और आगे हम चलेंगे कौन सी हैं, अब ये देखो लिखा है एरिथ्रोसाइट्स, ये लाल रुधिर कणिकाओं का नाम होता है एरिथ्रोसाइड, श्वेत रुधिर कणिकाओं हम कहते हैं ल्यूकोसाइड और रुधिर प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रम्बोसाइड। और थ्रम्बोसाइड तो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं ए नंबर, यानी लाल रुधिर कणिकाएं यानी एरिथ्रोसाइड, रेड ब्लड कार्पल्स यानी आरबीसी को हम डिटेल में समझते हैं। आइए चलते हैं, हम देखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, रुधिर यानी केंद्रक। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो रुधिर में क्या होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं ये केंद्रक इनमें नहीं होता है। अब पूछा जाए क्यों नहीं होता है तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है मुख्यतः, और ऑक्सीजन ज़्यादा जगह मिल जाए इसलिए इसमें वो केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक विहीन एवं उभयातल, उभयातल का मतलब होता है, ये देखो इसकी संरचना अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह होती, मतलब ऊपर से भी दबी रहेगी नीचे से भी दबी रहेगी, इस टाइप की ये इसकी संरचना होती है, ये इसकी हो जाएगी संरचना। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये इसकी ऊपर से भी दबी है और ये नीचे से भी दबी रहती है। तो यह ऊपर नीचे दोनों दबी रहती हैं। जैसे आप प्लेट ले लीजिए, प्लेट देखा बीच में धसी रहती है, और एक दूसरी प्लेट ले लीजिए उसको भी चस्पा कर दीजिए दोनों को, तो आप देखेंगे जो तली से मिलेगी तो ऊपर से भी दबी होगी नीचे से भी दबी होगी। तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है उभयातल होती है। कोशिकाएं होती हैं, उभयातल कोशिकाएं होती हैं, इनकी संख्या की बात की जाए तो यानी इनकी संख्या लगभग 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। प्रति क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब होता है एक हम ऐसा बॉक्स लें जिसकी 1 मिलीमीटर ऊंचाई हो, 1 मिलीमीटर ऊंचाई हो, 1 मिलीमीटर चौड़ाई हो और 1 मिलीमीटर जो है वो लंबाई हो, यानी 1 मिलीमीटर ऊंचाई, 1 मिलीमीटर चौड़ाई, 1 मिलीमीटर लंबाई।
और जितना 1 मिलीमीटर, बहुत छोटा सा एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, उतने में जितना ब्लड आएगा उस ब्लड में लगभग 45 से 55 लाख क्या होंगी लाल रुधिर कणिकाएं होंगी। यही लिखा है प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। प्रति क्यूबिक मिलीमीटर का यही होता है कि एक छोटा सा बॉक्स जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, 1-1 मिलीमीटर की, ये लाल रंग की कणिकाएं होती हैं। अब आप लाल रुधिर कणिकाएं लिखा है तो लाल रंग की होंगी। अब लाल रंग की क्यों होती हैं? लाल रंग की इसलिए होती क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। इसमें लिखा है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक उपस्थित होता है, वर्णक होता है, इसीलिए इनका रंग लाल होता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती या सहायता करते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो यहाँ से आपने मुख्य बातें समझ ली कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं केंद्रक विहीन होती हैं, उभयातल होती हैं। इनकी आकृति क्या होती? उभयावतली होती है, मतलब दोनों तरफ से दबी हुई होती, केंद्रक अनुपस्थित होता है। और साथ में इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। 120 दिन तक ये जीवित रह सकती हैं मैक्सिमम। और उसके बाद देखा जाए तो इनकी संख्या 45 से 55 लाख पर क्यूबिक होती है, पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इनके कार्य की बात की जाए तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। दूसरा चलेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम कहते हैं ल्यूकोसाइड या फिर कहते हैं शॉर्ट में WBC। WBC कैसे आया है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स हो जाती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं कैसे होंगी? श्वेत रुधिर कणिकाएं रुधिर में अमीबीय अनियमित आकार की होती हैं। यहाँ अमीबा को समझना है, यानी अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ऐसा एक जीव जिसका कोई आकार नहीं होता है, यानी अमीबी आकार की होती हैं। अब हम अगर अमीबी आकार को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? ये जैसे अमीबा है तो इसका आकार ये हो गया, अगर हमने ऐसे बना दिया तो ऐसे भी हो जाएगा, अगर हमने ऐसे बना दिया तो ऐसे, मतलब अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता है। इसी प्रकार इनका भी कोई आकार नहीं होता है, अनियमित, कोई नियमित नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा? अनियमित। अनियमित को हम नाम देते हैं अमीबी। अमीबी का भी आकार कोई नहीं होता है, इसीलिए हमने कहा अमीबी या अनियमित आकार की होती हैं, तथा इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, 2 पालियों का होता है, और ये रंगहीन कणिकाएं होती हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता, इसीलिए तो कहा गया है श्वेत रुधिर कणिकाएं। और इनकी संख्या बहुत कम होती है। यहाँ पर देखा जाए 45 से 55 लाख है, यहाँ पर मात्र 5000 से लेकर 95 यानी 9500 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं, यानी इनकी संख्या बहुत ना के बराबर होती है। लेकिन इनका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका जीवन काल देखो कितना है, 2 से 4 दिन, महज 2 से 4 दिन। इनका 120 दिन है, इनका 2 से 4 दिन ही होता जीवन काल। तो इस प्रकार देखेंगे ये बहुत अहम रोल करती हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में रक्षा का काम करती हैं। जिस प्रकार सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, और जब देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त की श्वेत रुधिर कणिकाएं सैनिक की भांति रक्षा करती हैं कीटाणुओं से, रोगाणुओं से, और इस प्रकार ये शहीद हो जाती हैं। इसीलिए इनका जीवन काल बहुत कम होता है, लगभग 2 से 4 दिन होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। जिस प्रकार सैनिकों का भी जीवन काल कम ही होता है, अगर युद्ध हो जाए तो वो शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे ही देखेंगे क्या है। अब ये 2 प्रकार की होती, तो एक हो जाएगी कणिका युक्त श्वेत रुधिर कणिकाएं। कणिका युक्त का मतलब होता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युल मतलब इसमें जो हैं कण आकार के होंगे, कण जैसे होंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कणिका युक्त श्वेत रुधिराण। तो कणिका युक्त का मतलब क्या हो जाएगा? ये 3 प्रकार की होती है। अब देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं बताए, श्वेत रुधिर बताया। श्वेत रुधिर में हमने बताया क्या होती हैं, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होती हैं कणिका युक्त, और दूसरी हो जाएंगी कणिका युक्त श्वेत रुधिराण। श्वेत रुधिराण, और या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजी में ए ग्रेन्युलोसाइट। तो
तो इस प्रकार आप देखेंगे जो ये कणिका युक्त श्वेत उदरी कणिकाएँ होती हैं ग्रेन्युलोसाइट, ये हो जाएंगी अकणिका युक्त श्वेत उदराणु या एग्रेनुलोसाइट्स। तो यानी ये जो श्वेत उदरी कणिकाएँ ये दो प्रकार की हो जाएंगी, कणिका युक्त और अकणिका युक्त। अब हम एक एक करके इनको भी समझते हैं। पहला हमने लिया कणिका युक्त। कणिका युक्त में नंबर 1 पर होगा इस्नोफिल्स, यानी कणिका युक्त जो होती हैं श्वेत उदरी कणिकाएँ उनमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इस्नोफिल्स, दूसरा हो जाएगा बेसोफिल्स और तीसरा हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। पहला हो जाएगा इस्नोफिल्स, दूसरा हो जाएगा बेसोफिल्स, तीसरा हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, समझ गए, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब ये तीनों किस प्रकार की होती हैं, इनका काम क्या होता है, सारी बातें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस्नोफिल्स को समझिए, संख्या में कितनी होती हैं, WBC का 2 से 4%, यानी जो श्वेत उदरी कणिकाएँ हैं उनका महज कितना होती है, 2 से 4% ही होती हैं। बेसोफिल्स देखा जाए संख्या में कितनी होती है, WBC का 0.5 से 2% होती हैं, यानी आधा % से लेकर 2% तक हो सकती हैं। और न्यूट्रोफिल्स की बात की जाए इनकी संख्या 60 से 70% होती है। इस प्रकार आपने देखा श्वेत उदरी कणिकाओं में, कणिका युक्त श्वेत उदरी कणिकाओं में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स। अगर हम तुमसे पूछें कि कणिका युक्त श्वेत उदराणु में सबसे अधिक कौन, न्यूट्रोफिल्स। अगर पूछा जाए कि श्वेत उदरी कणिकाओं में सबसे अधिक कौन, तब भी न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि ये 60 से 70% तक होती हैं। देखो लिखा 60 से 70% तक होती हैं। इनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं, यानी इसमें का कोई आकार नहीं होता है। तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, इसका कोई आकार नहीं होता, बस इनमें केंद्रक होता है, बस इनमें केंद्रक होता है। आइए चलते हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। इनकी संख्या रोगों के संक्रमण के समय बढ़ जाती है, यानी इनकी कोशिका कहेंगे इनका कोई आकार नहीं होता और इसमें केंद्रक, हाँ एक केंद्रक की बात बता दें तो इसमें केंद्रक 2 पाली का होता है। कितनी पाली का होता है, 2 पाली का। इसमें केंद्रक 2 पाली का होता है, यानी 2 पाली का होता है। कितना का होता है, 2 पाली का होता है। 2 पालियों का इनका केंद्रक होता है। किनका होता है 2 पालियों का, तो हम कहेंगे इस्नोफिल्स का 2 पालियों का केंद्रक होता है। इनकी संख्या रोगों के संक्रमण में बढ़ जाती है। ये शरीर के प्रतिरक्षा में सहायक होती हैं, प्रतिरक्षा में सहायक होती, यानी जब अति संवेदनशीलता या एलर्जी हो जाती है उस सब परिस्थिति में ये सहायक होती हैं। कौन, इस्नोफिल्स। इसीलिए देखा होगा इस्नोफिल्स की संख्या अगर बढ़ जाए तब भी खतरनाक है, कम पड़ जाए तब भी खतरनाक है। इस्नोफिल्स बढ़ जाने पर एक रोग हो जाता है इस्नोफीलिया। तो ऐसे देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं, एलर्जी व संवेदनशीलता में सहायक होती हैं। और इनका केंद्रक कितना होता है, 2 पालियों में। यहाँ पर आप देख लेंगे, समझ लीजिए, इनका केंद्रक 2 पालियों में बटा होता है, 2 पालियों में बटा होता है, ये पूछा जाता है। और अगला हम कहेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या होगा, इनका केंद्रक एस आकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका केंद्रक कैसा होगा, एस आकार का होता है। और ये हेपेरिन और हिस्टामिन नामक पदार्थों का स्रावण करती हैं। और इनका केंद्रक कैसा होगा, इनका केंद्रक 3 पालियों में बटा होता है। कितनी पालियों में, 3 पालियों में बटा होता है। कितनी, 3 पालियों में बटा होता है। ये देखो हमने लिख दिया है 3 पालियों में बटा होता है। तो यानी इनका केंद्रक, कोशिका की संरचना सेम रहेगी बिल्कुल, मतलब वो तो बदलती रहती है, कोई आकार नहीं है, लेकिन इसका केंद्रक 2 पालियों में, इसका केंद्रक 3 पालियों में, ऐसे याद रखेंगे। अब हम चलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होगा, श्वेत उदराणुओं में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है तथा इनका केंद्रक 3 से 5 पालियों में बटा होता है। जैसे इसमें हमने बताया 2 पालियों में, इसमें 3 पालियों में, इसमें 3 से 5 पालियों में केंद्रक बटा होता है। और ये भक्षण का कार्य करती है, यानी भक्षकाणु का प्रमुख कार्य करती है, यानी भक्षण करने में मदद करती हैं। कोई रोगाणु कीटाणु आया उसको भक्षण करने में मदद करती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको पहचान कैसे किया जाएगा, टेस्ट कैसे किया जाएगा, कैसे इनको अलग किया जाएगा, अभिरंजित करना, जिसे हम कहते हैं अभिरंजित करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इस्नोफिल्स हैं ये आपका अम्लीय पदार्थ होता है जिससे किया जाता है अभिरंजन, जबकि बेसोफिल्स का क्षारीय पदार्थ के द्वारा होता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स का उदासीन पदार्थ के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इतना आप समझ लेंगे। तो अब आपने अभी क्या समझा है, कणिका युक्त श्वेत उदरी कणिकाएं। अब हम चलेंगे कौन सा, अकणिका युक्त। तो अब तक हमने कौन सा समझा कि
श्वेत रुधिराणुओं में कणिकायुक्त हमने समझ लिया था। अब हम चलते हैं अकणिकायुक्त या कणिका विहीन कौन सी सेल्स होती हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इसमें लिखा है कणिका रहित डब्ल्यूबीसी यानी अग्रेन्यूल्स डब्ल्यूबीसी, यानी जिसमें कणिकाएं नहीं होती हैं। तो कणिका रहित श्वेत रुधिराणु में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनका केंद्रक गोल तथा पालियों में विभक्त नहीं होता है। यानी अब तक हमने बताया था जो कणिकायुक्त होती हैं उनके केंद्रक पालियों में बटे होते हैं, जबकि इनका जो केंद्रक होता है पालियों में नहीं बटा होता है, साथ में क्या होता है, गोल होता है। और उसका कई पालियों में होगा तो गोल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार देखेंगे इनका गोल होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन है, एक है लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो आप देखेंगे लिम्फोसाइट कौन है, लिम्फोसाइट। अब हम लिम्फोसाइट को समझ लेते हैं। इनका आकार सबसे छोटा होता है, यानी सबसे छोटे आकार की अगर कोई कोशिकाएं पूछी जाए रक्त में कौन है तो हम कहेंगे लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो डब्ल्यूबीसी का 20 से 30% होती है। 20 से 30% इनकी संख्या होती है। और इनका प्रमुख कार्य शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करना, यानी जो शरीर होता है उसके रोगाणुओं से रक्षा करने में कौन मदद करती है, लिम्फोसाइट। अब जरा समझ लो कि लिम्फोसाइट जो होता है हमारे शरीर में सबसे अहम भूमिका निभाता है। और अहम भूमिका इसलिए भी निभाता है क्योंकि हमारे शरीर में जब किसी प्रकार से एड्स हो जाता है, अगर हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो लिम्फोसाइट क्या करती है, जब एड्स हो जाता है तो एड्स का जो वायरस होता है वो इन लिम्फोसाइट सेल्स को ही डेड कर देता है या इनको ही संक्रमित कर देता है। यही हमारे शरीर क्या कर रही है, रक्षा करनी है। तो यही रक्षा करनी, इन्हीं को मार देता है। इसीलिए एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे। आगे चले तो मोनोसाइट में देखेंगे ये कोशिकाएं रक्त में सबसे बड़ी होती है। ये कोशिकाएं रक्त में सबसे बड़ी हैं, इनसे बड़ी रक्त कोशिकाएं कोई नहीं होती। अगर छोटी की बात की जाए तो हमने कौन सी बताई थी, लिम्फोसाइट। और सबसे अधिक संख्या में हमने कौन बताई थी, न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और तथा इनकी संख्या डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% तक होती है। ये भी जीवाणुओं के भक्षण में सहायक होती हैं। यानी कुल मिलाकर जो कणिका रहित होती हैं ये हमारे शरीर के मुख्यतः रक्षा का कार्य करती हैं, यानी रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाओं को समझने के बाद अब हम चलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स की ओर, जिसे हम कहते हैं थ्रम्बोसाइट्स या रुधिर बिंबाणु भी कहते हैं। आइए चलते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। ये रुधिर कणिकाएं केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। देखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये किस में पाई जाती हैं, केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। यानी जो स्तनधारी मैमल्स होते हैं उन्हीं में केवल पाई जाती हैं। और इनकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख तक होती है। 2 से 5 लाख वही प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और ये केंद्रक विहीन गोल या अंडाकार होती हैं। यानी इनका आकार तो गोल होता है या अंडाकार होता है, किसकी तरह हम कह सकते हैं, श्वेत रुधिराणुओं की तरह। लेकिन इनमें केंद्रक नहीं होता है तो किसकी तरह, लाल रुधिराणुओं की तरह। तो हम देखेंगे ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे हम तीनों कणिकाओं को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो आइए विद्यार्थियों हम चलते हैं रुधिर के कार्यों की ओर। अब रुधिर के कार्य क्या हैं, तो रुधिर के कार्यों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर रुधिर के कार्यों को आप नहीं समझेंगे तो रुधिर को पढ़ना ही बेकार है। तो आइए चलते हैं रुधिर के कार्यों को समझ लेते हैं। द फंक्शन ऑफ ब्लड यानी रुधिर के कार्य। तो चलिए चलते हैं, क्या है, रुधिर विभिन्न पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम आदि को शरीर में परिवहन करते हैं। यानी पोषक पदार्थों को, एंजाइम, हार्मोन्स आदि जो होते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, उन सब का एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन करने का काम किसका होता है, इसी का होता है। यानी हम कहेंगे मुख्यतः काम पोषक पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा हम कहेंगे रुधिर की लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। पहला हमने बताया मुख्य पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम का परिवहन करना। दूसरा हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन भी किसके द्वारा होता है, इन्हीं कणिकाओं के द्वारा, यानी इसी रक्त के द्वारा होता है। अच्छा ये भी समझ लो, इसमें जो हार्मोन्स और एंजाइम जो पोषक पदार्थ हैं इसका होता है प्लाज्मा के द्वारा। किसका होता है, प्लाज्मा के द्वारा। और ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो आप जानते ही हैं आरबीसी के यानी लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा होता है। तो यानी पोषक पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा, लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तीसरा हम कहेंगे शरीर में स्रावित रक्त अर्थात चोट लगने पर जो रक्त बहने लगता है उसका थक्का बनाकर रक्त के स्राव को रोकना। यानी एक काम ये हो जाएगा, बाई चांस किसी प्रकार की चोट लग गई, चोट लग जाने पर थक्का बनाना, ये रक्त बहाव बराबर होता रहा तो पूरे शरीर का रक्त निकल जाएगा। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए उस रक्त का थक्का बना देती है जिसके कारण रक्त जो है बहना बंद हो जाए। ये कौन काम करेंगी, तो हम कहेंगे रुधिर बिंबाणु, रुधिर रुधिर प्लेटलेट्स।
आगे चलेंगे तो हम देखेंगे चौथा है रोगों से रक्षा करना। श्वेत रुधिराण रोगाणुओं का भक्षण करके हमारे शरीर को रक्षा करती हैं। तो अभी तो कहेंगे उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक, यानी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है, यही मदद करते हैं कौन से, उत्सर्जी पदार्थ। भाई ये भी अलग करते हैं। तो इस प्रकार रक्त को क्या करेंगे, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। छठा हो जाएगा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। और शरीर का जो तापमान होता है उस तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद कौन करता है, रक्त ही करता है। तो इस प्रकार यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।